हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। एक्चुअली मैथमेटिक्स में एक पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन जिसको कहते हैं, वह है कैलकुलस। और कैलकुलस को पढ़ने के लिए लिमिट से ही शुरुआत होती है। एक्चुअली कैलकुलस का बहुत बड़ा रेंज जो है वह क्लास 12 में है, लेकिन 11 से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, हर जगह कैलकुलस का बड़ा वेटेज है। कैलकुलस गणित का एक मेजर पोर्शन कवर करता है, चाहे वह 11th हो, 12 हो या इंजीनियरिंग का फील्ड हो, हर जगह आपको कैलकुलस मिलेगा। थोड़ा बहुत कैलकुलस आपको फिजिक्स में भी मिल चुका होगा। तो आज यहाँ हम लोग शुरू करने वाले हैं कैलकुलस, और कैलकुलस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है पहले उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, और तब फिर हम लोग लिमिट समझने की कोशिश करते हैं। तो कैलकुलस में एक्चुअली आपको सबसे पहले ये समझना होगा फंक्शन। क्या? फंक्शन। फंक्शन के बाद आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव लिखा ही हुआ है। ये 11 क्लास में पढ़ना है, लेकिन 12 में कैलकुलस का बहुत बड़ा रेंज है। इसमें पहले आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी। फिर आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। फिर डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव्स। फिर आपको पढ़ना है एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स जिसे आप इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन। फिर हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये सब पढ़ने के बाद अंतिम पड़ाव पे आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैलकुलस बहुत वास्ट रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है कैलकुलस का, और इस कैलकुलस के अंदर हमें इतने चीज़ों का ज्ञान लेना है। अब देखिए 12 क्लास जो बोर्ड की परीक्षा आपको देनी है, बोर्ड की परीक्षा में इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, तो इसलिए भी कैलकुलस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कैलकुलस की शुरुआत यही लिमिट से होती है, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लिमिट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा फंक्शन को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, और फिर तब हम लोग लिमिट को शुरू करते हैं। एक्चुअली आप सेट थ्योरी में पढ़े हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट है, सपोज कीजिए ए और बी। ए और बी दो सेट है और दोनों नॉन एम्प्टी है, यानी खाली नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो ए से बी में एक ऐसा रिलेशन, ए से बी में एक ऐसा संबंध कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में कोई ना कोई यूनिक इमेज हो। बी में कोई ना कोई इमेज हो, लेकिन वह इमेज अकेले हो, यूनिक इमेज हो। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। कहने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए 1, 2 और 3, इसमें 3 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में इमेज होना जरूरी है। अब वह इमेज कैसा होगा? तो जो डिफाइन होगा, जो कंडीशन दिया गया होगा वैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ हम अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 1 का एक ही इमेज मिला 1, 2 का एक इमेज मिला 4, और 3 का इमेज मिला 9। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। तो 1 का इमेज हो गया 1, 2 का हो गया 4 और 3 का हो गया 9। अब अगर कहीं ऐसा मिले कि 1 का 2 इमेज हो जाए या 2 का 2 इमेज हो जाए, तब वह फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन के क्राइटेरिया को वह
भूल जाएगा, ख़त्म कर देगा। अब मान लीजिए इसमें अगर हम दे देते हैं 4 और इसमें 4 का इमेज 16 नहीं है तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए यह ज़रूरी है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में होना चाहिए। यूनिक का मतलब हुआ केवल एक इमेज बी में होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हो गया तब फिर फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शन यदि आपको समझ में आ जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लिमिट के ऊपर। कहाँ आते हैं? लिमिट। अब देखिए, लिमिट नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा होगा। लिमिट का हिंदी हो गया सीमा। एक तरह से हम लोग घर में भी या क्लास में भी कभी कभी नहीं बोलते हैं कि अपने लिमिट में रहो, लिमिट क्रॉस नहीं करो, यानी अपनी औकात में रहिए। नहीं, तो आमतौर पे मोटा मोटी भाषा में लिमिट का अर्थ एक तरह से क्या हो गया? औकात, एक सीमा, एक बाउंड्री। उसी बाउंड्री के अंतर्गत हमें उन चीज़ों को पढ़ना है। एक्चुअली पड़ोसी शब्द तो आप समझते होंगे, नेबरहुड। जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं तो आपका पड़ोसी कौन होगा? आपका दाएं वाला, आपके बाएं वाला, अगल बगल वाले को पड़ोसी कहते हैं। तो यहाँ संख्या का पड़ोसी क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? आपका नंबर लाइन है। सपोज कीजिए यहाँ 1 है, 2 है और क्या है? 3 है। यहाँ -1 है, -2 है। सपोज कीजिए कि 2 के नेबर में कौन कौन संख्या हो सकता है। तो 2 के नेबर में एक जस्ट इसके लेफ्ट में होगा और एक जस्ट इसके राइट में होगा। अब ये डिपेंड करता है कि 2 के एकदम नियरेस्ट में कौन सी संख्या है। आप जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट संख्या है, 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट संख्या है। तो किसी भी संख्या के क्लोज में हम जब पहुंचने का प्रयास करेंगे तो वहाँ इनफाइनाइट संख्या मिल जाएगा, मिलेगा ना जी। जैसे कोई लिखता है 1.9, कोई लिखता है 1.99, कोई लिखता है 1.99, कोई लिखता है 1.999। दिस ऑल नंबर्स आर नेबरिंग पोजीशन इन 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये सभी संख्याएं 2 के नेबर में है, 2 के अगल बगल में है, लेकिन किधर से है? लेफ्ट साइड से है। एक आदमी इसको ऐसे भी लिख सकता है 2.01, 2.001, 2.0001, 2.0001। ये भी इसके नेबर में है, लेकिन ये किधर से है? राइट साइड से है। बात समझ में आ रही है? तो जितने इसमें हम 0 बढ़ाते जाएंगे उतने हम 2 के कहाँ करीब पहुँचते जाएंगे। इसमें देखिए तो कोई भी संख्या 2 के बराबर है नहीं है, लेकिन सभी संख्याओं को हम लगभग 2 के बराबर देख रहे हैं, लगभग 2 के बराबर देख रहे हैं, लेकिन है कोई नहीं। एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्या है और लिमिट हम लोग कहाँ यूज करेंगे और कहाँ पढ़ेंगे, अब इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) = x² - 4/x - 2। एक फंक्शन डिफाइन है। ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन नहीं है? x = 2 पे ये डिफाइन नहीं है। x = 2 पे ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि यदि हम x = 2 यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 2 = 4 - 4 0 और 2 - 2 0 और 0/0 जो है वह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 0/0 जो है वह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो ये फंक्शन जो है डिफाइन है, लेकिन x जो है वह 2 के इक्वल नहीं है। x जो है वह 2 के इक्वल नहीं है। तो अब f(x) = x² - 4/x - 2 है, तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो एक्चुअली लिमिट में ऐसे ही चीज़ों को हमें पढ़ना है और ऐसे वैल्यू फंक्शन का हमें निकालना है जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाए, यानी सीधे सीधे वह क्या हो जाए? उसका वैल्यू वह नहीं दे पाए, तभी ना लिमिटिंग वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से आइए, f(x) = है x² - 4/x - 2 where x ≠ 2। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x² - 2² और डिवाइडेड बाई x - 2 होगा। अब ये क्या हो जाएगा? x + 2 डिवाइड इंटू x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2 होगा। अब ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा f(x) बराबर हो गया x + 2।
एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस 2। लेकिन ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक्स इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है, तो फिर F2 का वैल्यू क्या होगा ये देखिए। अब मान लीजिए हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1.9, तो F 1.9 क्या हो जाएगा, 1.9 प्लस 2 यानी 3.9। अगर हम x 1.99 रखते हैं तो 1.99 इक्वल टू 1.99 प्लस 2 यानी 3.99 हुआ। यानी x इक्वल टू हम 1.999 रखते हैं तो 1.999 क्या होगा, 3.999 होगा। इसी तरह से हम बढ़ते जाते हैं। हम मान लीजिए लिखते हैं 1.99999, कोई वो लिख दिए 6 गो, कोई बात नहीं है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.999 ये हो जाएगा 3.999 होगा। तो अब इससे आप क्या देख रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमें x इक्वल टू 2 तो लेना नहीं है, x इक्वल टू 2 लेंगे तो फिर रूल के हम अगेंस्ट चले जाएंगे। रूल हमारा क्या कहता है कि फंक्शन जो है वह x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 2 पे डिफाइन है, ये नहीं है। लेकिन अब देखिए हम 2 के करीब जा रहे हैं। हम जैसे जैसे x को 2 के करीब जा रहे हैं, एफ एक्स का वैल्यू वैसे वैसे हमारा किसके करीब जा रहा है, 4 के करीब जा रहा है। देखिए ना, ये 4 के करीब जा रहा है। तो when x टेंडिंग टू 2 देन एफ एक्स टेंडिंग टू 4। तो इसी को हम लोग लिखते कैसे हैं, x टेंडिंग टू 2 देन एफ एक्स टेंडिंग टू 4। बात समझ में आई। तो अब यहाँ हम लोग लिमिट लगा देते हैं और लिमिट को LIM लिखते हैं और x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कुल मिला करके इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन अगर 2 पर डायरेक्ट जो है वह डिफाइन नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक लिमिट को समझने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हम x का वैल्यू 2 के करीब जाते हैं वैसे वैसे हमारा फंक्शन जो है वह किसके करीब जाता है, 4 के करीब जा रहा है। यानी व्हेन x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स टेंडिंग टू 4। अब टेंस का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेना है। टेंडिंग का मतलब नॉट इक्वल हो गया, ये नहीं है कि x टेंडिंग टू 2 मतलब x बराबर 2। वैसे हम लोग आगे रूल्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि जहाँ भी x टेंडिंग टू 2 है या 3 है, हम लोग अंत में फंक्शन में वहीं देखिए। तो यहाँ जो है 2 रखने पर ही ना 4 होगा। यहाँ अगर हम 2 रखते हैं तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही काम यहाँ भी किया गया है। लेकिन इस रूल का मतलब ये हुआ कि हमें सीधे सीधे डायरेक्ट जो है x का वैल्यू 2 नहीं रखना है, क्योंकि फंक्शन जो है वह 2 पर डिफाइन नहीं है। तो हम एक लिमिट लगाए कि फंक्शन को x को हम कहाँ ले जा रहे हैं, 2 की ओर ले जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपया 99 पैसा है, तो उसको अप्रोचिंग 2 रुपये हम लोग मान लेते हैं। या 199 रुपया 99 पैसा है, तो अप्रोचिंग क्या हो गया, 200 रुपया हो गया। तो उसी तरह से जैसे जैसे हम x के वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, इतना करीब चले गए कि हम 2 के आसपास पहुंच गए। 2 के हम आसपास पहुंच गए, तो ये भी बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, 4 के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब ये x का वैल्यू 2 होगा, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं लिमिट, और इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये हम लेफ्ट साइड से बढ़े तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब हम राइट साइड से अगर बढ़ते हैं तब तो क्या होगा, ये देखिए। अब इसी को हम ऐसे करते हैं, x इक्वल टू 2.01, तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.01 होगा। जैसे हम यहाँ जोड़े हैं डिटेल्स, वैसे अब यहाँ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं। x इक्वल टू हम 2.001 रख रहे हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या होगा, 4.001। x इक्वल टू 2.001, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा 4.00, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ भी क्या होगा, 2 जीरो। ऐसे हम बढ़ते हम आते हैं। मान लीजिए हमने रख दिया 2.0001, तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 4.0001। यानी जैसे जैसे हम 2 के करीब जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं
2.1, तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा 4.1। तो ये तो स्पष्ट थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा रखे तो बड़ा आया। लेकिन जैसे जैसे हम जीरो की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम 2 के एकदम करीब जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम 2 के करीब दाहिनी ओर से आ रहे हैं वैसे वैसे ये भी हमारा क्या हो रहा है 4 के करीब दाहिनी ओर से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स टेंडिंग टू 4, यानी के लिमिट को हम LIM भी लिखते हैं और LT भी लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? किताबों में अक्सर हर जगह ज़्यादातर आपको यही लिखा होगा LIM। तो ये आपका क्या हो जाएगा f ऑफ x बराबर 4। यही है आपका लिमिटिंग वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखिए कुछ मेथड्स है कि हम लोग कैसे लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यदि x टेंस टू, मान लीजिए लिमिट x टेंस टू एफ एक्स और ये a है और x को a से रिप्लेस करने पर वो अगर वैल्यू दे रहा है तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग क्या लिखेंगे fa लिखेंगे। और अगर ये वैल्यू नहीं दे रहा है वैसी स्थिति में हमें आगे का प्रोसेस करना होगा और काम करना होगा। एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल हो गया कि अगर लिमिट x टेंस टू a है, अब a का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर हम यही ना देंगे, और ये fx जो है वह रेशनल फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? p/q के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में दिया हुआ हो fx? p/q के फॉर्म में। अगर fx दिया हुआ है, fx अगर हमें मान लीजिए px/qx के फॉर्म में दिया हुआ है, तब इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तीसरा रूल है कि अगर आपका fx जो है वह रेडिकल फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? रेडिकल फॉर्म में हो। जैसे रेडिकल फॉर्म का मतलब हो गया, मान लीजिए x प्लस रूट के अंदर कुछ दिया हुआ है, हाँ रेडिकल मतलब कर्णीय हिंदी होता है। तो अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ 7x है, इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट का मतलब हो गया उल्टा चिन्ह से, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तीसरा है कि मान लीजिए आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कोई सीरीज में दिया हुआ है, नहीं कि 1 प्लस एक्स का पावर n है, या साइन x है, या ex है, या ax है, तो ये सब के फार्मूला है। उस फार्मूला को याद रखना है और उस फार्मूला से उसको हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद तब हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो ये सब रही बात कि हम जब लिमिट वाले प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो इसको हम लोग लागू करेंगे। कुछ फार्मूला आपको याद रखना है। वह फार्मूला क्या है ये देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है। लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। अगर ऐसा मिले तो अब आपको ना फैक्टराइज करना है ना कुछ दिमाग लगाना है, सीधे आपको इस फार्मूला का यूज करना है n a टू द पावर n माइनस 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1। यहाँ अगर हम x का वैल्यू क्या रख देते हैं 0, और यहाँ 0, तो साइन 0 भी 0 होता है, 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया, तो फिर वह नहीं बनेगा सीधे सीधे। इसलिए यहाँ हमें क्या रखेंगे लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे, और ये लिमिटिंग वैल्यू हमको क्या देगा 1 देगा। तीसरा फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 tan x, क्या है tan x बाई x, तो ये भी हो जाएगा 1। तो ये कुछ जरूरी फार्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? एक्सरसाइज 13.1। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक इसके लिमिट का वैल्यू आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3 x इक्वल टू 3।
तो यहाँ अगर हम x को 3 से रिप्लेस करते हैं तो हमें इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 3 + 3 = क्या दे देगा 6। हाँ, x का मान रख देंगे। दूसरा देखिए, एक और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू x - 22/7, तो यहाँ पाई है, तो ये क्या दे देगा हमें पाई - 22/7, और यही हमें आंसर दे देगा। यानी हाँ, बहुत हल्का, यानी हमें लिमिट की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, जहाँ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है वहाँ हमें अप्रोचिंग वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू रखना पड़ रहा है। आइए ना एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू -1 और 10 का पावर x टू दी पावर 10 प्लस x टू दी पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई x - 1, तो ये क्या देगा हमें -1 का पावर 10 प्लस -1 का पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई -1 -2। तो ये पावर जो है वह क्या है 1 पॉजिटिव में हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये फिर +1 और -2 हो जाएगा, ये दोनों मिलके ये हो गया -1/2 आंसर दे दिया। देखो यहाँ हमने -1 पुट किया, तो -1 पुट किए तो क्या दिया ये, अब अगर पावर जो है वह जोड़ा में रहे, इवन रहे तो प्लस हो जाएगा, और ऑड में रहे तो माइनस हो जाएगा। तो ये -1 का पावर 10 है, तो ये हो गया 1, ये पावर क्या है जोड़ा में नहीं है, ऑड है, तो ये हो गया -1, फिर ये हो गया +1, और यहाँ -1 रखे तो -1 क्या हो गया -2 हो गया। ये +1 -1 कैंसिल कर दिए, या जोड़ दीजिए, 2 में से क्या जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे चूंकि माइनस बच जा रहा है इसलिए ये वैल्यू हमारा क्या हो गया माइनस में हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x + 1 टू द पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाई x। नितेश अब बताओ, यहाँ अगर हम 0 रखते हैं तो सारा खेला खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और पहले ये समझ लीजिए लिमिटिंग वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वह 1 की ओर हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू 1 पर जो होगा वह हो रहा है, माने टेंड कर रहा है, टेंड्स मीन नॉट इक्वल, ये याद रखना है। तो अब अगर हम x को रिप्लेस कर दें 0 से तो हमारा खेला खत्म हो जाएगा, 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, फैक्टराइज करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है कि है, इसको फैक्टराइज करने से कोई फ़ायदा है, नीचे का x कटेगा, करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कट जाए तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे कैसे भाई, पावर तो 5 है, इस तरह का फैक्टराइजेशन तो हम नहीं पढ़े हैं, तो दिमाग लगाइए कि इसको हम क्या करें। हम इसको इतना कर सकते हैं, x + 1 का पावर 5 - 1 का पावर 5 डिवाइडेड बाई x + 1 - 1। गौतम कुमार हमारे मुंह पर नहीं देखिए, यहाँ देखिए कि क्या ये चीज़ ये हो सकता है कि नहीं। ऊपर वाले में हम इसको ज्यों का त्यों लिखे, 1 को हम 1 का पावर 5 लिखे, 1 ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। x को हम x रहने दिए, एगो +1 एगो -1 कर दिए, तो वही बतिया नहीं हुआ, ये बतिया अब इस जैसा देखिए तो आ गया, वहाँ x है, यहाँ x + 1 है, तो यहाँ भी x + 1 है। इसमें x कहाँ है, x यहाँ है तो यहाँ x + 1 है, x यहाँ है तो x + 1 है। अब इसकी लिमिट क्या होगी ये देखिए, हम x को किस चीज़ से रिप्लेस किए, x + 1 से, तो x तो लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू 0 तो x + 1 टेंड्स टू क्या होगा, सोच के बोलना है। x को हम क्या चीज़ में यहाँ दिया हुआ है लिमिट, x 0 तो x + 1 यानी दोनों ओर +1 कर देना है, तो 0 + 1 नहीं हो जाएगा इधर, अरे x टेंड्स टू 0 तो इधर 1 कर दिए तो इधर भी तो +1 होगा, तो x + 1 टेंड्स टू 1। तो अब यहाँ लिमिट हम क्या लगाएंगे, लिमिट x + 1 टेंड्स टू 1। तो अब देखो नहीं समझ में आए तो उसको समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास दिया हुआ है x टेंड्स टू 0, x 0 हो रहा है
तो x में कोई भी चीज़ जब हम जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जोड़ेंगे उतना हो जाएगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अभी 5 रुपया देंगे तो 5 न रहेगा, तो x ऑलरेडी 0 की ओर है, 0 है, तो इसमें हम 1 रुपया देंगे तो अब 1 रुपया इसके पास हो जाएगा। x टेंस टू 0 तो x प्लस 1 टेंस टू 0 प्लस 1 यानी 1, x प्लस 5 टेंस टू 5, x प्लस 10 टेंस टू 10। जो इधर जोड़ेंगे वो इधर जोड़ाएगा, इधर जोड़े तो दिख रहा है, इधर 0 में जोड़े तो नहीं दिख रहा है। बात यही है और कुछ नहीं है। 0 में 1 जोड़े तो क्या हुआ 1, x में 1 जोड़े तो क्या हुआ x प्लस 1। इसमें नहीं समझने वाली तो कोई बातें नहीं है। हमारे पास एक मान लो ये कंडीशन दिया हुआ है, x टेंस टू 0, तो x में अगर 1 जोड़ेंगे तो 0 में भी 1 जोड़ाएगा, x में से 1 माइनस करेंगे तो 0 में से भी -1 होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा -1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, x माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5, x प्लस 100 तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 100। ये तो सिंपल बात है। तो अब हम क्या किए कि रिप्लेस किए, क्यों? क्योंकि ऐसा फार्मूला नहीं है, फार्मूला जो है वो ऐसा है, फार्मूला हमारे पास जो है वो ऐसा है। उस फॉर्म में उसको ले आने की कोशिश कीजिए कि x के बाद जो है ये यहाँ होना जरूरी है, तब जा कर के वो फार्मूला लागू होगा। ये नहीं कि यहाँ 0 है वहाँ a है तो फार्मूला लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे हम, उस फार्मूला के हिसाब से इसका वैल्यू क्या देगा n, तो n यहाँ क्या है 5, तो 5, a क्या है, a के जगह पर क्या है 1, तो 1, फिर n तो 5 -1 होगा इसका वैल्यू। तो अब ये हो जाएगा हमारा 5 × 1 का पावर 4 इक्वल टू 5 × 1 इक्वल टू 5, दैट्स इज योर आंसर। तो ये फार्मूला 3 को जो लिख दिए हैं उसको याद रखना है और उसी हिसाब से हमें काम करना है। एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, देखिए, मिटा दे इसको। यस सर। अब देखो 8 ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 3 x टू दी पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन है। अब अगर मान लीजिए यहाँ आप 3 रखते हैं तो ऊपर 0 हो जाएगा, 3 का पावर 4 81 होता है 0, नीचे क्या होगा ये भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 जब हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट हम नहीं रख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अभी आपको एक नियम बताए हैं कि जब रेशनल फॉर्म में हो यानी px/qx के फॉर्म में हो, एक बहुपद ऊपर दूसरा नीचे, तो ऐसी स्थिति में इसका गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए और फैक्टराइज करने के बाद तब जो है उसको कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे और नहीं तो जो फार्मूला लागू होगा वह लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर होगा, हाँ, डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। कोई दिक्कत? अब ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 और x स्क्वायर माइनस 9, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, ये तो फैक्टराइज नहीं होता, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फैक्टराइज नहीं होता, लेकिन ये हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 9 और x प्लस 3 x माइनस 3, इसको भी हम 3 का स्क्वायर कर दिए, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर x प्लस 3 और x माइनस 3। नीचे वाला देखिए क्या होगा, नीचे वाला में x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1, अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 और x प्लस 3 और नीचे में बच गया 2x प्लस 1। अब गौर कीजिए x को हमें क्या पुट करना है 3 और सब प्लसे में है तो ये 0/0 तो होगा नहीं, होगा, इसलिए अब आंख बंद करके हम वैल्यू रख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 और 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1।
तो 3 तिया 9 और 9 18 गुना 6 अब बटा 2 तिहाई 6 1 7। तो ये हो जाएगा 7/56 6 8 छक 48 और 6 एकम 6 4 10 और बटे 7 और यही आपका हो जाएगा आंसर। मिला लीजिए, आंसर है इतना। तो इस तरह से अब अगर डायरेक्ट पुट करने पर अगर नहीं हो रहा है तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज कर लेंगे और फैक्टराइज करने के बाद जो टर्म कैंसिल होने वाला होगा उसको कैंसिल करेंगे और फिर हम उसको क्या कर लेंगे, पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चैप्टर जो है वह काफ़ी उपयोगी है। फिजिक्स में भी इसका उपयोग होगा, मैथ में भी उपयोग होगा और ख़ास करके अगले जो क्लास में आप जाएंगे जिसे बोर्ड की परीक्षा आपको देनी है उसका 60% सिलेबस इसी चैप्टर से कवर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।